टेढ़ चप्पल पहनकर घूमता वह लंबा दुबला शख्स कौन है? हर बात पर वह इतना खुश कैसे दिखता है? उसे भूलने का बटन देने वाला श्यामा धोबी कहाँ छूट गया? कुलभूषण को कुरेदेंगे तो साहित्य का विस्फोट होगा और कथा गल्प आप बीती जग बीती के तार निकलते जाएंगे। कुलभूषण पिछली आधी सदी से उजड़ा हुआ है। देश, घर, नाम, जाति तक छूट गया है उसका। फिर भी अर्ज कर रहा है, माँ बाप का दिया कुलभूषण जैन नाम दर्ज कीजिए। एक लाइन ऑफ कंट्रोल, 2 देश, 3 भाषाएं, 5 से अधिक दशक। कुलभूषण ने सब देखा, जिया, समझा है। अपने बड़े भाई के बंगले में केयर टेकर की नौकरी करना उसकी उतनी ही मजबूरी है जितनी अपने मोहल्ले में कुलभूषण जैन की जगह गोपाल चंद्र दास बनकर रहने की। कौन कहता है नाम में क्या रखा है? पसीना और पसीने की गंध। कलकत्ता के बस कंडक्टरी के दिनों को याद करता हूं तो यही सब याद आता है। अरे हाँ, पुरानी चरमराती बसें, उसकी आवाजें, काला काला धुआं। रात को जब घर पहुंचता और खांसता तो काले काले बलगम निकलते, काले बाल, चिटचिटाते कपड़े। लेकिन काम बुरा नहीं था, परिवार का पेट पाल लेता था। और आपको तो पता ही है उन दिनों बेरोजगारी का क्या आलम था। हर तरफ नारे लगते, हर तरफ हड़ताल, गली गली में शोर है, जीएम शाह चोर है। देखिए, मुझे आज भी ये नारा याद है। तो आप भी बेकारी से बचने के लिए कंडक्टर बने? नहीं, वैसे तो कलकत्ते में रिफ्यूजियों के लिए कई नौकरियां थी। कलकत्ते में अखबारों में इश्तेहार दिया जाता था रिफ्यूजियों को नौकरी में रखने के लिए, लेकिन उन इश्तेहारों में साफ साफ लिखा होता था कि घर में बच्चों को पढ़ाने से लेकर घर के सारे काम करने पड़ेंगे। अच्छा, आपने बताया कि डंकारेड्डी कैंप से लौटने के बाद सबसे पहले आप एक साड़ी प्रिंटिंग कारखाने में काम सीखने गए। उसका क्या हुआ? होना क्या था, वही हुआ जो मेरे साथ होता आया है। करे कोई भरे कोई। कंपनी का मैनेजर एक नंबर का चोर था। प्रिंटिंग के लिए आई साड़ी के बंडल में से उसने एक बंडल चुराया और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। कंपनी ने पुलिस भेजी और मुझे जेल जाना पड़ा। कोर्ट में पेशी हुई, तब जाके कहीं मैं बच सका। मैंने कोर्ट में अंग्रेजी में बयान दिया कि मैं पूर्व बंगाल का धनी घर का रिफ्यूजी हूं। काम सीखकर कारखाना खोलने के उद्देश्य से वहां गया था। मेरी बात सुनकर जज क्या और वकील क्या, सब हक्के बक्के रह गए। मैंने उन्हें कहा, साहब, शक्ल पर मत जाइए। ये शक्ल आपकी भारत सरकार की दी हुई है, जिसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अपने ही लोगों को मारे और लूटे जाने के लिए एक दूसरे सरकार के हाथ में दे दिया। आप तो अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। क्या ईस्ट बंगाल के स्कूलों की अंग्रेजी की पढ़ाई अच्छी थी? वैसे मैंने आपको एक बात नहीं बताई। मैं 1 साल के लिए नैनीताल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने गया था। हालांकि कोर्ट की तैयारी मैंने 4 दिनों की जेल में पूरी कर ली थी। अरे, एक से एक पढ़े लिखे लोग मिलते हैं उधर जेल में। अच्छा, एक बात बताइए, वैसे आपको इन रिफ्यूजियों में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? यहाँ तो बंगाली इन रिफ्यूजियों को तिलचट्टे या चूहे से ज्यादा तो नहीं समझते। सच कहूं तो आपकी तरह ही मेरी पत्नी भी ईस्ट बंगाल के एक रिफ्यूजी परिवार से। उसकी माँ की कहानी सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पर काम करना चाहिए। 50 सालों से जो रिफ्यूजी ईस्ट बंगाल से कलकत्ता आए, क्या है उनकी कहानी?
21वीं सदी में ये कथाएं सुनने वाले तो इस दुनिया से जा चुके होंगे। अच्छा, तो अपनी सास की कहानी कहने के लिए सारी योजना हो रही है। शुरुआत वहीं से हुई। वैसे आपको बता दूं कि जब भी मेरी सास अपने पूर्व बंगाल के बरिसाल के दिनों को याद करती है, मानसिक अवसाद में चली जाती है। समझ सकता हूँ। 4 दिनों के जेल में मुझे कई रिफ्यूजीज मिले और हैरत तो ये थी कि लोग अच्छे घर से थे, शायद अच्छी ज़मीन जायदाद हो। समीर होश की बात बताऊं, अपने माँ बाप के साथ 1950 के आसपास बंगाल आया था, कलकत्ते में। तब गोद में था जब परिवार का सब कुछ बिक गया, यहाँ तक कि सोने का आखिरी छल्ला भी। तो अपने परिवार की तारीख भूलकर उन्हें किसी रिफ्यूजी कैंप में शरण लेनी पड़ी। इन रिफ्यूजीज कैंप में कई पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, कई पार्टियाँ थी जो क्रांति लाना चाहती थी, गुंडों के गैंग थे। अगर आपको छुरी चलाना, चोरी करना और पॉकेटमारी में कोई आपत्ति ना हो तो खाने का इंतजाम दूसरे दिन से ही हो सकता था। जेल जाना सिर्फ एक बार ही बुरा लगता है। जेल जाना पहली बार बहुत बुरा लगता है, बाद में आदत हो जाती है। तो आप भी कई बार जेल घूमा है? नहीं, मैं बस एक बार जेल गया, वही 4 दिनों के लिए, झूठे इल्जाम में। लेकिन मेरे घर वालों को इसकी खबर नहीं है और आप भी अपनी किताब में इसका जिक्र मत कीजिएगा, वरना हम दोनों किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। बेशक बेशक, आपका नाम इस तरह की केस हिस्ट्री में कभी नहीं जाएगा। आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं, मैं आपसे बिना पढ़वाए प्रकाशक को नहीं दूंगा। आप तो समझ ही सकते हैं कि परिवार का सम्मान आदमी अपनी जान देकर भी बचाना चाहता है। मेरे जेल जाने की बात मेरे घर वालों को पता नहीं थी, वो शायद इसलिए कि मैं आए दिन अपने घर से गायब रहता था। देखिए, मुझे पता है कि मैं अपने परिवार का सम्मान बढ़ा नहीं सकता, लेकिन कम से कम उन्हें ये भी नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई आए दिन जेल जाने वाला शातिर चोर हूँ या कोई अपराधी हूँ। वह समय सिर्फ कलकत्ता में उथल पुथल का नहीं था। अमेरिका में, पेरिस में हर जगह लोग सड़कों पर उतर रहे थे। 1968 में विद्यार्थी जो हैं वो आंदोलन कर रहे थे, पुलिस के आंसू गैस खा रहे थे और बसें जला रहे थे। देखिए, कहाँ क्या हो रहा था ये तो मुझे नहीं पता। मुझे अपना बचपन याद है, मुझे अपना वक्त याद है। मैं बचपन से हर काम को अच्छे से करता था और सबकी मदद भी। अगर किसी को कहीं बस जलाने में कोई परेशानी हो रही हो तो मैं उसकी भी मदद कर देता हूँ। मुझे पता है कि वो लोग अपना गुस्सा निकालें। हाँ, लेकिन मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। एक बार अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए मैंने धक्का ज़रूर दिया था, लेकिन मैं किसी पर गुस्सा नहीं करता। दरअसल मेरे पास एक जादू की पुड़िया है जिसे खाकर मैं अपने गुस्से को काबू कर सकता। गांजा अफीम की लत आपको कहाँ से और कब लगी? अरे नहीं साहब, मुझे ये गांजा और अफीम की लत नहीं है। मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता हूँ, इस देश का अच्छा नागरिक और अच्छे परिवार का हूँ। क्या आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? देखिए, मेरी ज़िंदगी की परेशानी ये है ना कि मेरी ज़िंदगी में 2 और 2 4 नहीं हो पाते। कुलभूषण जैन गोपाल चंद्र दास कैसे बना, या कोई मारवाड़ी बस कंडक्टर कैसे बना, इन कहानियों पर कोई यकीन नहीं करता, या शायद यकीन करना नहीं चाहता। जी, मुझे यकीन है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। यदि हर आदमी के अंदर हर हाल में खुश रहने की, जिंदा रहने की ताकत नहीं होती तो रोज हजारों लोग आत्महत्या नहीं करते। मेरी जानकारी में तो रिफ्यूजियों में सुसाइड के केसेस ना के बराबर है। ऐसा नहीं है साहब। सच तो है कि इन रिफ्यूजियों को खुदकुशी करने का मौका ही नहीं मिला। कई दंगे में मरे, कई बॉर्डर पे, कई भूख से मरे और कई बीमारियों से। कई तो नक्सल बने और पुलिस की गोली खाकर मरे या जेल में पिटकर मरे। आत्महत्या करने का मौका ही कहाँ मिला। साड़ी प्रिंटिंग का काम तो आप सीख नहीं पाए, उसके बाद क्या किया? क्या सीधे बस कंडक्टर बन गए? मैं जब जेल से घर लौटा तो बड़े भाई बहुत नाराज मिले। उन्हें शायद इस बात का शक था कि मुझे चोरी के इल्जाम में काम से निकाला गया है। और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें इस बात के लिए राज़ी किया कि मैंने चोरी नहीं की है। हालांकि उसके बाद उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते और मैं बेकार हो गया। अच्छा, तो बस कंडक्टरी के अलावा कोई रास्ता नहीं था आपके पास? नहीं, तब तक
रीमा के साथ मेरा प्यार बहुत आगे बढ़ चुका था। हम लोग कालीघाट जाकर शादी कर चुके थे। मैं रीमा के घर पहुंचा तो उसके माँ बाप ने मेरी बहुत खातिर की। मैं भी वहाँ रहने लगा, उनके घर के छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बूढ़े बूढ़ी के परिवार में एक जवान आदमी का होना उनके लिए वरदान जैसा है। आप चाहें तो अपनी पत्नी के बारे में भी बता सकते हैं। आप उनसे सिलाई क्लास के बाहर मिले थे, तो क्या वे सिलाई करके ही अपना घर चलाती थी? मेरी पत्नी रीमा भी मेरी तरह अपने घर में सबसे छोटी थी। उसकी तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसका भाई बम बनाने वालों के साथ चला गया, फिर वो पुलिस की गोली से मरा या बम बनाते हुए किसी को खबर नहीं लगी। शादी से पहले मेरी बीवी सिलाई कढ़ाई करके अपने घर का खर्चा चलाती थी। शादी के बाद जब मैं पहली बार उसका हाथ पकड़ा तो उसके हाथ में छेद ही छेद। बहुत सी ऐसी रिफ्यूजी लड़कियां हैं जो अच्छे परिवारों की थीं, जो बिन किसी कारण से बिन ब्याही रह गई, और वे फिर बसों में धक्के खाती, कहीं ऑफिस में तो कहीं सेल्स गर्ल बन करके, कहीं टीचर, या तो फिर कहीं सिलाई बुनाई कढ़ाई करके जो है अपने परिवार पालती रही हो। एक बात मगर आप भूल गए, कम्युनिस्ट पार्टी की रैलियों में धूल धक्कड़ खाने वाली औरतें भी यही थी। मैं खुद कई बार अपनी बीवी रीमा के साथ उन रैलियों में जाया करता था। तो आपके बड़े भैया ने कंडक्टरी करने से मना कर दिया? भैया उस दिन सुबह 5 बजे बस अड्डे पहुंचे थे। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। उस दिन मैं अपनी वर्दी पहन रहा था। भैया बस अड्डे पहुंचे और पहले तो खड़े होकर कुछ देर तक मुझे देखा, उसके बाद आगे बढ़कर 2-3 झापड़ लगाए। हंगामा हुआ तो बस का मालिक भी सामने आ गया। कहने लगा कि अगर आप लोगों का कोई झगड़ा हो तो बाहर जाकर निपटाएं। भैया ने उसे बताया कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, और फिर हम बाहर आ गए। फिर अचानक से उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ी और जोर से कहने लगे, बिन छोड़ दे। मैं 1 सेकंड में समझ गया कि वो रीमा को छोड़ने की बात कह रहे हैं। मैंने बस इतना ही कहा, यही बड़े भाई का फर्ज अदा करने आए हैं। अब तीनों बड़े भाइयों ने मेरे लिए किया ही क्या है, और आज जब मेरी जिंदगी में एक प्यार है उसे भी खानदान के नाम पे छीन लेना चाहते हैं। बस ये सुन के उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा कि वादा करो कि ये काम दोबारा नहीं करो, खानदान का नाम मिट्टी में नहीं मिला। और कभी कोई पूछे कि तुम बस कंडक्टरी करते थे तो कहना कि ये महज अफवाह है। मैं क्या करता, उनके आंसुओं के आगे मजबूर, उनके आंसुओं की परवाह की और वादा कर दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो एक दिन आपके घर आकर के आपकी पत्नी का भी इंटरव्यू करना चाहूंगा। अच्छा, तो बस मैं अब चलता हूँ। आप कुलभूषण जैन का ही नाम दर्ज कीजिएगा, गोपाल चंद्र दास का नहीं। देखिए, कुलभूषण का नाम ही दर्ज कीजिएगा। वो क्या है ना कि वो पत्रकार सुनते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कुलभूषण का ही नाम लिखिए। आप कुलभूषण नाम दर्ज कर लिया है।